ये शामिल था कि अब भी सीखना जारी है, अभी चेतना जब तक है तब तक वो चीज़ें शामिल हैं। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं और किसी भी कालखंड में नीरज का उदाहरण बहुत अच्छा था कि नीरज निश्चित रूप से एक ऐसे गीतकार थे जिनके गीत कंठ में समा जाते हैं, लेकिन नीरज एक ऐसे गीतकार लगभग नहीं रहे जिनके गीत कंठ से मस्तिष्क की यात्रा करते हों। वो एक संकट रहा। कंठ में समा जाना अच्छी बात है, लेकिन जो कंठ के साथ साथ मस्तिष्क में भी समाए, जो आत्मा और मस्तिष्क दोनों के रसायन को परिवर्तित करे, साहित्य वही होता है। साहित्य। और जब चित्रा जी ये कह रही थी तो ये बात थी, जब मैं ये कह रहा हूँ तो मैं कतई नीरज जी के अवदान को कम नहीं करना चाहता, लेकिन वो साहित्य काम का नहीं होता। कंठ में समाने वाला साहित्य हर युग में कुछ लोग लिखते रहते हैं, चलता रहता है, लेकिन एक समय के साथ वो समाप्त हो जाते हैं, उनको याद करने वाले ख़त्म हो जाते हैं। यही अंतर होता है जो निरालोकप्रिय होता है और जो लोकप्रिय के साथ गहरी सामाजिक सांस्कृतिक संलग्नता रखता है। प्रेमचंद भी अपने कालखंड में बहुत लोकप्रिय थे, लेकिन गहरी सामाजिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संलग्नता भी मैं कहता हूँ, उस समय उपनिवेशवाद से लड़ाई थी, उसने प्रेमचंद को कालजयी बना दिया। कालजीवी भी थे और कालजयी भी बना दिया। तो ये एक बड़ी चीज़ होती है। चित्रा जी की बातचीत में ये आता है। चित्रा जी का जो पूरा लेखन है, आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं उनमें से कई लोग उनकी कई रचनाओं से परिचित होंगे। एकदम आरंभिक दिनों से जो उनकी कहानियाँ हैं उनको देखें, या हाल फिलहाल का उनका जो सबसे नया उपन्यास नाला सुपारा है, या एक उनका उपन्यास जिसके 20 वर्ष अभी पूरे हुए हैं और सामयिक सरस्वती में महेश भारद्वाज ने उस पर एक अंश ही दिया है अपनी पत्रिका पे, आवा, जो इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है चित्रा जी का, जिसके 20 वर्ष लेखन के पूरे हो गए, लेकिन 20 वर्ष बाद भी वो आज की कृति जैसी लगती है। कथा भले ही दत्ता सामंत के समय की हो, 6ठे 7वें 8वें दशक की हो, लेकिन उसमें जो चेतना है वो चेतना बिल्कुल समकालीन है। वो चेतना समकालीन है, वो नए चित्त के साथ, नए मन के साथ जुड़ती है, और शायद यही कारण है कि वो प्रासंगिक बनी रहती है। आज किसान होरी जैसा जीवन एकदम हूबहू नहीं जीते हैं, लेकिन बहुत सारी चेतना, बहुत सारी स्थितियां वैसी हैं, इसलिए होरी के साथ जुड़ जाते हैं। आज 1936 का समय नहीं है, आज उपनिवेशवाद नहीं है, सामंतवाद ने भी अपना चेहरा बदल लिया है, अब पूंजीवाद बहुत आक्रामक रूप में हमारे बीच उपस्थित है। तो चीज़ें बदलती हैं, लेकिन एक रचनाकार की दूरदृष्टि इसी में होती है कि वो किस तरह से अपने पात्रों को चेतस बनाकर प्रस्तुत करता है, किस तरह से अपने समय की तमाम घटनाओं को, चाहे वो राजनीतिक घटनाएं हों, चाहे सांस्कृतिक घटनाएं हों, चाहे सामाजिक घटनाएं हों, उनको कैसे वो अपने सृजन में पिरोता है, कैसे उसको घोलता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती। और मुझे लगता है कि अगर हम आवा पर बात करें, जो कि उनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है, जिसका जिक्र भी किया उन्होंने कि किशोरी बाई का चरित्र बनाते हुए उन्हें धनिया बार बार याद आई। मैं तो बराबर ये कहता हूँ कि प्रेमचंद स्वयं अपने जीवन में 2 ऐसे चरित्र हैं, दूसरा धनिया का चरित्र तो खैर उनको समय नहीं मिला, एक सूरदास रंगभूमि का, वैसा चरित्र प्रेमचंद भी नहीं रच पाए और हिंदी में कोई दूसरा भी नहीं रच पाया। दूसरा जो धनिया है, शायद प्रेमचंद को समय मिलता तो भी मुश्किल होता उन्हें उतनी प्रखर, उतनी चेतस स्त्री पात्र जो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन जीवन ने उसकी चेतना को जगा दिया है। उसके प्रखर, बेहद तीक्ष्ण विवेक के साथ धनिया जीवन के निर्णय लेती है। चाहे वो अपने बेटे गोबर से संबंधित निर्णय हो, झुनिया का निर्णय हो, या माता दीन सिलिया का प्रसंग हो, या घरेलू मसले हों, वहाँ देखें। किशोरी बाई भी ऐसा ही एक चरित्र है इस आवा उपन्यास में। एकाएक बीच में आती है किशोरी बाई उपन्यास में, उसकी बेटी की हत्या हो जाती है, वही है ना, उसकी बेटी की हत्या हो जाती है, और बहुत महीन बुनावट में किशोरी बाई का चरित्र आता है। और
उसका जो प्रेम भी है वह भी स्पष्ट होता है उस उपन्यास में। पूरा उपन्यास या नमिता जिस तरह से उस उपन्यास की जो केंद्रीय पात्र है, नायिका कहना चाहें तो नायिका कहें, वह आती है और बहुत आहिस्ता आहिस्ता उसका विकास होता है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता उसके चरित्र को गढ़ा है चित्रा जी ने। एक यह भी एक विशेषता है कि आप एकाएक एक क्रांतिकारी चरित्र लेकर आना चाहते हैं जो पहले से ही क्रांतिकारी बना हुआ है और आपके कथा साहित्य में आकर वो अपनी बात कह रहा है, या एक ऐसा चरित्र जो आपको एकदम साधारण दिखता है या दिखती है, जो आपके गली मोहल्ले में है, वैसा एक चरित्र है और धीरे धीरे परिस्थितियों के साथ, समय के साथ, अध्ययन के साथ, जीवन के साथ मुठभेड़ करते हुए जो उसकी चेतना विकसित होती है और उसमें जो गहरी सामाजिक संलग्नता आती है, वो ज़्यादा टिकाऊ होती है, वो ज़्यादा टिकाऊ होती है। एक बना बनाया क्रांतिकारी चरित्र आकर्षित कर सकता है लेकिन वो उस तरह टिकाऊ नहीं होता। लेकिन उपन्यास के भीतर जब पाठक चरित्र जब चेतस होते चले जाते हैं, वो ज़्यादा टिकाऊ होते हैं। वो चाहे प्रेमचंद के वहाँ देखें या जैनेन्द्र के वहाँ देखें, अज्ञेय के वहाँ देखें, रेणु के वहाँ देखें या चित्रा जी के वहाँ देखें, तो नमिता एक ऐसा ही चरित्र है। डरी सहमी लड़की, मुंबई के चाल में रहने वाली, ट्रेन में यात्रा करने वाली, कैसे धीरे धीरे उसका विकास होता है, वो एक देखने की ज़रूरत है। जो सबसे अच्छी चीज़, अगर उसे मतलब आप चाहें तो अगर क्या कहें कि इसे अगर बहुत आलोचनात्मक भाषा में कहना चाहें कि नमिता का जो चरित्र गढ़ा है इन्होंने, जो बात वो कह रही थी मैं उसी को बढ़ाते हुए कह रहा हूँ। तो जो नमिता है एक बेहद स्वाभिमानी लड़की है कि बेहद स्वाभिमानी नमिता वंचना के कूड़ा घर पर अपने सपनों का शीश महल बनाती है, लेकिन श्रमिक स्वप्नों और ईमान के बीच पली वह पतनशील पूंजीवादी मूल्यों को अपनी आत्मा का मुकुट नहीं बनाती है, नहीं बनाती। एक तरफ वो ठीक है कि गरीबी है, बदहाली है, उसमें उसकी इच्छाएं तो हैं, वो अपना एक शीश महल खड़ा करती है, लेकिन अंततः वह पूंजीवादी जो मूल्य हैं वो उनसे विद्रोह कर जाती है, उन्हें छोड़ आती है। और वही किशोरी बाई की जो नातिन है वह उसको एक तरह से पालने के लिए, मतलब संकेत है उसके, चाहे जितने पाठ आप करें, मोटा पाठ यही है कि उसको पालने का मामला है, लेकिन महीन पाठ करें तो एक जीवन का मतलब एक तरह से नया एक आकाश वो खोलती है, वहाँ पर खुलता है उसका। और एक सबसे बड़ी चीज ये है कि वो अपने मन जैसा जीवन जीने का निर्णय लेती है। अंततः तमाम तरह के मतलब लालसा में जाती है, विभ्रमों में जाती है और उससे निकल करके अंततः तय करती है कि उसे अपने मन जैसा जीवन जीना है। इस तरह के स्त्री चरित्रों का जब सृजन होता है, वो दत्ता सामंत, अब नाम लेने में अगर दिक्कत ना हो तो जो श्रमिक नेता हैं वो दत्ता सामंत की ही एक तरह से प्रतिमूर्ति हैं। दत्ता सामंत के जो उल्लेखनीय कार्य हैं, उपन्यास उसको दर्ज करते हुए जो उनमें मानवीय कमजोरियां हैं उसको भी रेखांकित करता है, जो पतनशील वृत्तियां हैं उनको भी यह उपन्यास रेखांकित करता है। ये दत्ता सामंत का महिमा मंडन करने वाला उपन्यास नहीं है, उनके काम को रेखांकित करता है लेकिन उनका महिमा मंडन नहीं करता है, इसलिए भी मुझे ये उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण लगा। और एक चीज़ और भी कि जो आवा नाम है कि स्त्री का जीवन हमेशा एक तरह से आवा से गुजरता रहता है, वो सिर्फ सीता का जीवन नहीं था। स्त्री का जीवन भारतीय जो समाज है यहाँ पर भी, और शायद हम लोग बहुत यूरोपीय समाज को दूर से जानते हैं, देखा नहीं है, शायद वहाँ भी कमोबेश ऐसी ही स्थितियाँ हैं कि स्त्री का जीवन हमेशा एक अग्नि परीक्षा से ही गुजरने का मामला है और उसके रूप अलग अलग हो सकते हैं, देखने का नज़रिया भी अलग हो सकता है, सारी चीज़ें हैं। तो एक पूरा उपन्यास जो आवा है वो गहरी सामाजिक सांस्कृतिक संलग्नता से लिखा गया उपन्यास है। कहीं भी कोई प्रसंग आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो बहुत चलताऊ ढंग से लिख दिया गया हो। उसके पीछे शोध भी है, खुद चित्रा जी दत्ता सामंत के कार्यों के साथ कुछ दिन जुड़ी भी रहीं, एक ट्रेड यूनियन का इनका अपना अनुभव भी है, और उसके साथ जो कुछ भी इन्होंने देखा ट्रेड यूनियन के भीतर की जो लड़ाइयाँ रही हैं, वहाँ पर जो आपसी संघर्ष रहा है उसको भी रेखांकित किया। ट्रेड यूनियन के जो ये तमाम नेता हैं इनके भीतर की जो महत्वाकांक्षाएं हैं उसको भी ये उपन्यास रेखांकित करता है। सबसे अधिक
और इसके भीतर जो स्त्री जीवन की त्रासदी है, उसके जो सपने हैं, जो उसकी उम्मीद है, और जो तमाम पितृसत्ता की जो पतनशील वृत्तियां हैं, उन सबको ये उपन्यास रेखांकित करता है। और मुझे लगता है कि ये एक किसी भी उल्लेखनीय कृति में ये चीज़ें जब होती हैं तभी वो उल्लेखनीय होती है, बल्कि उल्लेखनीय शब्द बाद में आना चाहिए कि जब किसी कृति में ये सब चीज़ें होती हैं तो उल्लेखनीय होती है, स्मृति में बसने वाली होती है। और यही मुझे लगता है कि नमिता के भीतर जो चेतना है, किशोरी बाई के भीतर जो चेतना है, यह चेतना ही इस उपन्यास को लंबी उम्र देने का कारण है। इस उपन्यास को लंबी उम्र इसीलिए मिली है और मिलेगी, ये जो चेतना है ना, यही बड़ी चीज़ है कि एक कृति अपने पाठक को क्या देती है। प्रेमचंद जब 1936 में ये कह रहे थे कि साहित्य का काम सोए हुए लोगों को जगाना है, तो यही कह रहे थे कि जिनकी चेतना सोई हुई है उनको जगा दीजिए, जिनमें चेतना नहीं है उनको चेतस बना दीजिए। और चेतस कैसे बनाइए? समाज के प्रति चेतस बनाइए, राष्ट्र के प्रति चेतस बनाइए। जो एक सामाजिक संरचना है उसमें समानता के लिए चेतस बनाइए, सम्मान के लिए चेतस बनाइए, मनुष्य को मनुष्य समझने के लिए चेतस बनाइए। जो तमाम तरह के हायरार्कीज हैं, श्रेणीबद्धता है हमारे समाज में, उसके विरुद्ध चेतस बनाइए। ये प्रेमचंद जब कह रहे थे तो कह रहे थे चित्रा जी का यह उपन्यास यह कार्य करता है। चित्रा जी का यह उपन्यास पूंजीवादी जो चालाकियां हैं उनको भी उघाड़ता है, उनके भी रेसे अलगाता है कि कितनी चालाकी से पूंजीवाद आपको इस्तेमाल कर लेता है, आपको उपभोक्ता में बदल देता है, आपको एक किसी प्रोडक्ट में बदल देता है। यह उपन्यास ये काम भी करता है आमा। और मुझे लगता है कि 20 वर्ष बाद एक किताब को पढ़ने के लिए इतने कारण बहुत पर्याप्त होते हैं। कोई एक कारण पर्याप्त हो जाता है, लेकिन जब किसी उपन्यास में इतने संदर्भ हों, इतनी चीज़ें हों, तो रहना चाहिए। ये उपन्यास है जो बहुत बहुत स्पष्ट तौर पर प्रेम में पुरुष की कायरता को भी दिखाता है। वो जो लड़की है, क्या नाम, किशोरी बाई की जो बेटी है, सुनंदा जो है, वो जिस से प्रेम करती है वो गर्भवती हो जाती है और उसे छोड़कर भाग जाता है और फिर वो बच्चे को जन्म देती है। बहुत साहस है उस स्त्री में, मातृत्व को स्वीकार करती है, फिर उसकी हत्या हो जाती है, वो कहीं नहीं आता दृश्य में। आप याद करें, धनिया को याद किया था चित्रा जी ने, ये प्रसंग प्रेमचंद के वहाँ गोबर भी इसी तरह भागता है। हालांकि प्रेमचंद के वहाँ वापस आ जाता है, वो शायद तब तक जो सामंतवाद में 50 बुराइयां हों, कुछ अच्छी चीजें भी थीं, कुछ जो सामाजिक चीजें थी जिसमें बांध लेने का। देखिए, सामंतवाद के हम सब आलोचक हैं, रहेंगे, लेकिन कुछ चीजें थी जहां पर लौटने का मामला बनता था। लेकिन पूंजीवाद में कुछ भी नहीं ऐसा है। पूंजीवाद से अधिक मनुष्य विरोधी व्यवस्था दुनिया में अब तक तो नहीं हुई है, आगे अगर होगी तो अलग मसला है, लेकिन अब तक पूंजीवाद से अधिक मनुष्य विरोधी व्यवस्था तो कोई नहीं है। तो एक बड़ी बात यह भी है कि ये उपन्यास इसको उठाता है। मुझे लगता है समय थोड़ा 5 मिनट। जो पिछले वर्ष भी मैं यहाँ पर उसको उन बातों को कह चुका था उसके पहले कि कपड़ों का रफू करना तो हम सब जानते हैं, एकदम बिल्कुल जो नई पीढ़ी के लोग होंगे वो शायद नहीं जानते होंगे। अब रफू कम होते हैं कपड़े, रफूगर भी अब नहीं रहे, वो बड़ी कला है। तो कपड़ों का रफू करना तो हम सब लोग जानते हैं, लेकिन जीवन को कैसे रफू किया जाता है, अगर इसे समझना हो तो आवा जरूर एक बार पढ़िए। वहाँ जीवन के बहुत सारे प्रसंग हैं जो रफू किए गए हैं। तो एक बार जीवन को कैसे रफू किया जाता है, इसे अगर समझना हो तो मेरा निवेदन है कि आवा जैसा उपन्यास जरूर पढ़ना चाहिए सबको। अद्भुत प्रसंग हैं, जो निम्न वर्गीय प्रसंग हैं जीवन के तमाम। आप देखें, वो भले ही वैसा जीवन हम में से लोगों ने न जिया हो, लेकिन वो आपको रोकेंगे और शायद भीतर तक बदलने का भी मसला बने। जो दूसरा उपन्यास जिस पर मैंने पिछले वर्ष यहाँ बातचीत की थी, नाला सोपारा, वो एक बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास मुझे इसलिए लगता है, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ लेकिन आज शायद नए लोग हैं, कि
यह संभवतः हिंदी का पहला ऐसा उपन्यास है। थर्ड जेंडर पे बहुत सारी कृतियाँ पिछले दिनों आ गई हैं, लेकिन ये बहुत बारीकी में जाता है। और चित्रा जी इस उपन्यास में एक बड़ा सवाल उठाती हैं कि क्या मनुष्य संस्कृति अनिवार्य रूप से मैथुन की संस्कृति है, या इसके अलावा भी उसका कोई मतलब है। क्योंकि जो थर्ड जेंडर के लोग हैं उस एक अकेले कार्य के सिवा सारे कार्य कर सकते हैं। दिमाग है उनके पास, शरीर है उनके पास, श्रम है उनके पास, ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं कर सकते। लेकिन वंचना जैसी वंचना सृष्टि में थर्ड जेंडर को दी गई है, किसी को नहीं दी गई। जाति व्यवस्था की क्रूरता भी उस क्रूरता के सामने कम है जहां अपनी ही कोख का बच्चा फेंक दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। इससे अधिक क्रूरता कुछ भी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो बहुत मार्मिक ढंग से चित्रा जी ने उठाया है इस प्रश्न को। और अगर मनुष्य संस्कृति अनिवार्य रूप से मैथुन की संस्कृति नहीं है तो हमें विचार करना चाहिए कि ये उपन्यास उठाता है इसका कि परिवार में किसी और रूप में कोई अपंग पैदा हो जाए, किसी रूप में शारीरिक कमजोरी हो, हम में से कोई निकालता है क्या अपने परिवार से? किसी को नहीं निकालता ना, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उसको हम सहेजते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सब कुछ। लेकिन जैसे ही एक मसला आ गया कि ये पुरुष या स्त्री नहीं है, तुरंत उसे बाहर करने की योजना बन जाती है, समाज में एक बना हुआ है ले जाते हैं। और जिस तरह का खराब जीवन उन्हें समाज में मिलता है, जिस तरह की उपेक्षा मिलती है, ये उपन्यास बहुत सलीके से इसको उभारता है और यह अपील भी करता है कि हमें पुनर्विचार करना चाहिए इस पर। ये जो पुनर्विचार वाला हिस्सा है आखिर में, जो माँ के साथ जो संवाद है, जो पत्र है, उसकी हत्या हो जाती है। उपन्यास जाहिर है कि कहीं ना कहीं जाना होता है, उपन्यास को जाता है। और हत्याएं तो उनकी रोज होती हैं। उनकी आत्मा इतनी लहूलुहान होती है कि कभी मौका मिले, जैसा चित्रा जी ने कहा भी था अपने एक वक्तव्य में, कभी किसी थर्ड जेंडर के व्यक्ति से बैठ कर बात करने का मौका मिले तो उनकी आत्मा तो लहूलुहान रहती ही है। वो कृति इससे हमारा परिचय कराती है और जरूर पढ़ना चाहिए सबको वो कृति भी, इसलिए कि संवेदनशीलता के कई धरातल होते हैं। और ये सत्य है कि हमारे समाज में संवेदनशीलता का वह धरातल जो थर्ड जेंडर का से जुड़ता है, हम शायद उधर से कटे हैं, उसको खुलने की ज़रूरत है। जब से मैंने चित्रा जी ने जब से लिखना शुरू किया, उतनी तो मेरी उम्र भी नहीं हुई है अभी। 50 वर्ष से अधिक का समय हो गया, 55 वर्ष 64 में इनकी पहली कहानी छपी थी। 55 वर्ष का समय बीत गया, इतनी मेरी उम्र नहीं हुई है अभी। तो जाहिर है कि मेरी उम्र से ज़्यादा वक्त तो उन्होंने सृजन को दिया है। और तमाम उम्रों तक उनका सृजन जीवित रहेगा। तमाम मेरे बाद भी पीढ़ियाँ आएंगी, पढ़ेंगी, उनके बाद भी पीढ़ियाँ आएंगी, पढ़ेंगी। और इसी रूप में मैं बराबर मानता हूँ कि जैसे हम संतानों में अमरत्व प्राप्त करते हैं, सर्जक अपनी रचनाओं में अमरत्व प्राप्त करता है। यही अमरत्व है कि हम अपने विचारों को कैसे आगे बढ़ा ले जाएं। अगर हमारे विचार जीवित रह जाते हैं तो समझिए हम अमर हैं। प्रेमचंद अमर इसीलिए हैं कि प्रेमचंद के विचार अमर हैं, जीवित हैं। प्रेमचंद की चेतना जीवित है, हमको आज भी वो जागरूक बनाती है। प्रेमचंद कहाँ, आज भी जिक्र आया, चित्रा जी ने अपने लेखन की प्रक्रिया में उनका जिक्र किया। तो मैं आज के दिन पुनः चित्रा जी को शुभकामनाएं देता हूँ कि वे और रचनाएं हम लोगों को दें, हमारी चेतना का विकास करें। और महेश जी को धन्यवाद देता हूँ इस आयोजन के लिए। शुक्रिया, नमस्कार।